हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की एससीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और यह 6th क्लास का बुक है जिसमें हम लोग 12th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नए साम्राज्य एवं राज्य। इसके पहले का जितना भी चैप्टर है 11th तक वो अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट है, जाकर देख लीजिए। तो इससे पहले जो भी हम लोग चैप्टर पढ़े हैं उसमें मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मौर्योत्तर काल जो रहा उसमें कौन कौन से राज्य की स्थापना हुई, क्या हुआ, वो सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मौर्योत्तर काल के बाद भी क्या हुआ। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल जो था वह तीसरी शताब्दी तक था, तीसरी शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य अब उसके बाद आया है। तो गुप्त साम्राज्य जो है वह तीसरी से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। तो यह 319 से लेकर 335 तक गद्दी पर बैठे थे और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने स्थापना की थी, उसके पहले भी जो उसके पूर्वज थे, तो पहले थे श्रीगुप्त और दूसरे थे घटोत्कच। ठीक है, तो श्रीगुप्त जो थे 240 से लेकर 280 तक, 80 से लेकर 19 तक घटोत्कच थे। तो ये दोनों का भी नाम याद रखिएगा। उसके बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम और उन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, प्रारंभ में ये शासक केवल सामंत थे। ठीक है, सामंत कौन होते थे? बहुत बड़े जमींदार होते थे और उनके पास इतनी जमीनें एक टाइम के बाद हो जाती थी कि वह जो वहाँ के जो राजा होते थे उनको मारकर या उनको हराकर खुद अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, लिच्छवी की राजकुमारी से बहुत लोगों ने शादी करी है। पहले भी हम लोग, अगर ये चैप्टर मतलब ये बुक अगर आप मेरे साथ पढ़ते आ रहे हैं तो सुने होंगे बहुत बारी कि लिच्छवी की राजकुमारी से शादी कर लिया। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने भी लिच्छवी की राजकुमारी से शादी कर लिया था और इसके बीच अब रिश्ता बन गया। तो संबंध मजबूत होने से थोड़ा होता है ना कि अब अच्छे से और ज़्यादा पावरफुल हो गए। उसके बाद आते हैं, ये चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं उसके उसके बेटे हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। ये 35 से लेकर 75 तक बैठते हैं राजगद्दी पर और ये हैं भारत के नेपोलियन। ठीक है, तो यह फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। सबसे प्रभावशाली शासक थे गुप्त साम्राज्य के। ठीक है, इनके बारे में जो कुछ कुछ चीज़ें मिली है वह उनके राजकवि हैं हरिसेन, उनके द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या इलाहाबाद स्तंभ लेख है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, तो उसी से पता चलता है। और कुछ कुछ है, एरन अभिलेख, उनके बारे में लिखा गया। सिक्कों से पता चला, सिक्कों में समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो इससे माना जाता है कि वह थोड़ा गाने वाने में इंटरेस्ट रखते थे। विजयों का आधार नीति, मतलब कि यह कुछ कुछ जगहों पर जो विजय किए थे, मतलब विजय प्राप्त किए थे, उनके बारे में। तो देखिए ये है, मान लीजिए यहाँ पर गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो इसने उत्तर भारत के आर्यावर्त के 9 शासक, यानी कि उत्तर भारत के जो 9 शासक हैं इनको उन्होंने जीत लिया था। ठीक है, सबको अपने में मिला लिया था, जीत के 9 शासक और सीधे साम्राज्य में मिला लिया था, मतलब कि इनको जीत कर अपना बना लिया। ठीक है, आगे देखते हैं सीमावर्ती जो राज्य थे। ठीक है, सीमावर्ती राज्य में कामरूप, असम, असम को कामरूप कहा जाता है, नेपाल, बंगाल, मालवा, अर्जुनायन, औधे और आम्भीर। ठीक है, ये सब जो क्षेत्र थे यह सीमावर्ती क्षेत्र थे। सीमावर्ती मतलब या तो इसको अपने में मिला लिया। ठीक है, सीमावर्ती मतलब इस तरफ का, ऐसे ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र। ठीक है, ये तो पश्चिम साइड का क्षेत्र हो जाएगा, ये सीमावर्ती इधर है, तो पूरब साइड में। तो इन सब के साथ मतलब कामरूप देखिए, असम है, नेपाल है, बंगाल है, मालवा है, अर्जुनायन है, औधे है, आम्भीर है, ये सब आपको याद रखना है। तो ये सब जो क्षेत्र था उसको वह क्या किए थे, उसको भी वह मतलब वहाँ पर हरा तो दिए थे उन लोगों को, लेकिन उन पर ज़्यादा वह सख्ती से राजपाट नहीं करते थे। वह केवल कहते थे कि उपहार दे देना, आदेश मेरा मानते रहना, जब भी हम कुछ कहें दरबार में उपस्थित होते रहना। ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं वह दरबार में उपस्थित होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद विदेशी राज्य कुछ कुछ थे, जैसे कुषाण, शक, सिंघल द्वीप, इस तरह का जो देश था उसको उसने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गया था। विदेश नीति पर गुप्तों का प्रभाव होता था, मतलब कि वो कहते थे शक, कुषाण ये सब तो इधर थे, इस तरफ पश्चिम साइड में। तो उसको कहते थे जब भी तुम्हारा कोई विदेश नीति होगा तो उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तुम जो भी विदेश नीति बनाओगे मेरा इन्वॉल्वमेंट उसमें जरूर रहेगा। ठीक है, उससे कर उपहार ये सब नहीं मांगते थे। उनका वैवाहिक संबंध था उनके साथ, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी समुद्रगुप्त की कि ठीक है आप ही श्रेष्ठ हैं और जो भी विदेश नीति बनाएंगे वो आपसे पूछ कर बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग नीति अपनाई थी। जैसे आर्यव्रत को वह सीधे नियंत्रण में, वह जो 9 शासक थे इसको तो वह सीधे नियंत्रण में ले लिया था, अपने में मिला लिया था। इधर का जितना भी क्षेत्र था उसको कहा था उपहार देते रहना, कर देते रहना, टाइम टाइम पर सभा में उपस्थित होना। ठीक है, और जो इधर के लोग थे पश्चिम के साइड के शक, कुषाण, ठीक है, ये सब लोगों को कहा था उनके साथ नरम रहते थे, नरम और व्यवहार रहता था उनका, नरम नीति रहता था। बहुत सख्त होंगे तो वो तो बहुत दूर है यहाँ से, तो बहुत सख्ती से काम नहीं चलेगा। तो उनको कहा था कि केवल तुम अपना विदेश नीति हमको बताते रहना, जो हमसे पूछकर विदेश नीति बनाना। ठीक है, चलिए समुद्रगुप्त का बेटा था
रामगुप्त, ठीक है। रामगुप्त 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और रामगुप्त जो था वो बहुत ही कायर था, ठीक है। समुद्रगुप्त का बेटा था और वो बहुत ही कायर था। क्यों कायर था? मतलब कैसे माना जाता है कि वो कायर था? तो देखिए जैसे यहाँ पर गुप्त शासन है, ठीक है। गुप्त शासक या शकों का शासक बहुत जगह था, ठीक है। शक के बारे में सुने। तो शक जो थे वह इनसे लड़ने के लिए आए थे, ठीक है। तो रामगुप्त वहाँ बैठा हुआ था गद्दी पर। तो रामगुप्त इतना डरपोक था कि उस शकों का जो शकाधिपति था, शकों का जो प्रधान था, वह रामगुप्त की पत्नी से, ध्रुव देवी उसका नाम था, ध्रुव देवी, ठीक है। ध्रुव देवी से उसकी, वह बहुत सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो उसकी सुंदरता पर वह आसक्त हो गए, ठीक है। कौन आसक्त हो गए? यह जो शक है, शक जो थे वह ध्रुव देवी से आसक्त हो गए। तो रामगुप्त ने क्या कहा कि देखो लड़ाई उड़ाई करने की क्या जरूरत है, हम तुमको ही इसको दे देते हैं, ठीक है। मतलब कि ध्रुव देवी को शकाधिपति जो है, शकों को वह सौंप देना चाहते थे कि सौंप देते हैं तो इससे लड़ाई खत्म हो जाएगी, लड़ने का जरूरत नहीं है। तो इससे माना जाता है कि वो बहुत कायर थे। जो इंसान अपनी पत्नी को दान में दे दे और कहे कि इससे लड़ाई खत्म हो जाएगा, तो इससे माना जाता है कि वो बहुत कायर थे। और इस पर बहुत गुस्सा आया। किनको गुस्सा आया? रामगुप्त के जो भाई थे, ठीक है। रामगुप्त के जो भाई थे उनको बहुत गुस्सा आया इस बात पे। तो रामगुप्त के भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय देखिए 75 से 40 मतलब 415 तक बैठे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को बहुत गुस्सा आया रामगुप्त पे कि यह कैसा आदमी है, अपनी पत्नी को भेज दे रहा है। तो उसको गुस्सा आया। उसने क्या किया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी का ही रूप धारण कर लिया और रूप धारण करके शक का अधिपति जो था, शकों के पास गया। शकों के पास जाकर यहाँ पर मान लीजिए, तो यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम है, ये रामदेव ध्रुव देवी है, वह यहाँ पर शक है मान लीजिए। तो यह ध्रुव देवी का रूप धारण करके इनके पास जाता है और यह तो आसक्त थे ही, मतलब कि बहुत देखकर आकर्षित तो थे ही उसकी तरफ, ध्रुव देवी की तरफ, शकाधिपति जो था, और उस शकाधिपति को मार देते हैं। वापस जब यहाँ आते हैं तो रामगुप्त को भी मार देते हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए रामगुप्त है, तो रामगुप्त को भी वो मार देते हैं, ठीक है, क्योंकि वह इतना कायर जैसा हरकत किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बहुत गुस्सा आता है और इसको मार देता है। और मार के यह जो उसकी पत्नी ध्रुव देवी है उससे वह शादी कर लेता है, ठीक है। तो यह कहानी थी कि भाई जो था वह दुश्मन को भी मार देता है और अपने जो भाई हैं, जो रामगुप्त, उसको भी मारकर और उसकी जो पत्नी है उससे शादी कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समुद्रगुप्त का वह पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, और रामगुप्त भी समुद्रगुप्त का ही पुत्र था, दोनों भाई थे, ठीक है। रामगुप्त की हत्या कर वह गद्दी पर बैठा और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। शक आक्रमणकारियों को भी हराया। लौह स्तंभ मेहरौली दिल्ली में है, लौह स्तंभ जिसको चंद्र नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसी के टाइम में बना था। साम्राज्य विस्तार किधर किधर किया? तो यहाँ पर देखिए पश्चिम में बलूचिस्तान तक और पूर्व में बंगाल तक, यानी बंगाल तक, बंगाल से लेके इधर बलूचिस्तान तक, ठीक है, यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक। पश्चिम भारत में देखें तो मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र पर विजय किया। खंभात और सोपारा बंदरगाह जो गुप्तों के अधीन था। आगे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उसने क्या किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने? उसकी एक बेटी थी प्रभावती गुप्ता, ठीक है, वही ध्रुव देवी से पैदा हुआ, ठीक है, प्रभावती गुप्ता। उसकी शादी उसने वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करवा दिया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी जो थी उससे एक बेटी हुई प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता की शादी उसने रुद्रसेन से करवा दी, रुद्रसेन द्वितीय से। यह कौन था? वकाटक नरेश था, ठीक है। उसके बाद 395 ईस्वी में पश्चिमी शक क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया, ठीक है। शकों से उनकी लड़ाई तो होती रहती थी, तो उसी में एक शक क्षत्रप थे रुद्र सिंह तृतीय, इसको भी पराजित किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कब किया था? 395 ईस्वी में। राजधानी क्या था? राजधानी पाटलिपुत्र तो पुराना राजधानी था ही। दूसरा भी राजधानी बनाया था उज्जैन, क्योंकि हमेशा शक लोग इससे लड़ाई करने के लिए आते रहते थे, तो उनको डर रहता था कि कहीं एक राजधानी तो है ही, वह कुछ हो गया उसको, तो दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाकर रखा था। कला साहित्य कला विज्ञान व संस्कृत में उन्नति हुआ इसके टाइम में। इसी के टाइम में चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में चीनी यात्री फाहियान का आगमन होता है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, चीनी यात्री फाहियान का आगमन होता है। बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए, किसके टाइम में? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ये 3 बात जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी सब तो थोड़ा बहुत कहानी था वो याद भी रहेगा आपको, लेकिन ये 3 चीज़ की सबसे पहले बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए, फाहियान आया था, ठीक है, और विक्रमादित्य की उसने उपाधि धारण की। प्रभावती गुप्ता जो थी प्रभावती गुप्त की शादी उसने रुद्रसेन द्वितीय, वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। 395 ईस्वी में रुद्र सिंह तृतीय जो शक क्षत्रप था उसको पराजित किया, ठीक है, और इसी ने उज्जैन को दूसरी राजधानी भी बनाई थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी इसमें लिखा हुआ रहता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसको जरूर याद कर लिया कीजिए। चलिए कुमारगुप्त के बारे में देखते हैं, यानी चंद्रगुप्त का बेटा था कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त था। शासन काल में अपेक्षाकृत शांति रही। चंद्रगुप्त के टाइम में तो बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था, इनके समय में शांति रही। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के टाइम में हुआ था, ठीक है, कुमारगुप्त के टाइम में। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में फाहियान आए थे और इनके टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अंतिम समय में पुष्य मित्रों से आक्रमण हुआ उनका। किनसे आक्रमण हुआ? पुष्य मित्रों से, ठीक है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य के बाद पुष्य भूति साम्राज्य ही आएगा। तो पुष्य मित्रों से उनकी
उनका आक्रमण हुआ। पुष्यमित्रों की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, लेकिन संभवतः यह नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। ठीक है, चलिए स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। यह कुमारगुप्त के बेटे हैं। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी सिंहासन पर बैठने से पहले ही पुष्यमित्रों को हराया। सिंहासन पर वो बैठने से पहले स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को हराया। हून के साथ आक्रमण शुरू हुआ और स्कंदगुप्त ने हूनों को भी हराया और सक्रादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, उसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसने सक्रादित्य की उपाधि धारण की जब वह हूनों को आक्रमण में हराया। लेकिन उसके बाद गुप्त शासक हूनों का आक्रमण का सामना नहीं कर पाया। मतलब कि स्कंदगुप्त के बाद जो भी और भी शासक आए वह उनका हून का आक्रमण सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर पड़ गया। ठीक है, तो गुप्तों की वंशावली देख लीजिए। पहले स्त्रीगुप्त थे, घटोत्कच थे, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त का ही बेटा रामगुप्त था जिसकी पत्नी ध्रुव देवी थी और वह कायर था। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी और हत्या करके फिर सिंहासन पर खुद बैठ गया, उसकी पत्नी से शादी कर लिया। कुमारगुप्त आए, चंद्रगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त आया। ठीक है, उसके बाद पतन हो गया। अब चलिए हून के बारे में, जिसके बारे में देख रहे थे कि हूनों के कारण ही गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया था। तो यह कौन है? साम्राज्य जो था इनका पर्सिया और खोतान तक था। ठीक है, राजधानी अफगानिस्तान के बामियान है। ठीक है, प्रथम हून शासक जिनसे भारत की ओर रुख किया वह था तोरमान। मतलब सबसे पहले कौन सा हून शासक था जो भारत की तरफ आया था लड़ाई करने? तो वह तोरमान था। ठीक है, नाम याद रखिएगा। उनका पुत्र जो था मिहिरकुल था। ठीक है, तो तोरमान पहला था जो भारत की तरफ आया था, दूसरा मिहिरकुल है, उनका बेटा है। बौद्ध धर्म से ये लोग घृणा करते थे और बौद्ध भिक्षुओं को भी हत्या कर दिए थे, कई विहार नष्ट कर दिए। संभवतः शैव धर्म के अनुयायी थे ये लोग। ठीक है, कौन थे? शैव धर्म के अनुयायी। ठीक है, हून आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का बड़ा कारण बना। गुप्त साम्राज्य का प्रशासन देखते हैं। तो प्रशासन में राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये तो हम लोग जानते ही हैं। सुरक्षा, न्याय, धर्म की रक्षा करता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री और अमात्य होते थे। राजस्व भूमि का मुख्य स्रोत था, मतलब कि भूमि कर। ठीक है, भूमि से जो कर मिलता था, भूमि को राजा की संपत्ति माने जाते थे और भूमि कर की उपज का 1/3 भाग लिया जाता था कर के रूप में। ठीक है, राजा द्वारा अधिकारियों को भूमि दान दिया जाता था। ठीक है, कई पराजित राजाओं को कर देने की शर्त पर क्षेत्र लौटाए गए। ऐसे शासक और भूस्वामी सामंत कहलाते थे। ठीक है, तो मतलब कि क्या होता था, ये जो अमात्य और मंत्री और जितने भी अधिकारी राजा के आसपास काम करते थे उनको वेतन की जगह पर जमीन दे दिया जाता था कि इस जमीन से जितना भी कर आएगा वो आपका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था कि वह एक टाइम के बाद ये सामंत इतने बड़े हो जाते थे कि वह राजा को ही मारकर खत्म कर देते थे। गुप्त प्रशासन जो था विकेंद्रीकृत था। ठीक है, सामंती स्वरूप था। विकेंद्रीकृत मतलब सेंटर इसमें कंट्रोल में नहीं होगा, मतलब सेंटर का कंट्रोल सब कुछ नहीं होगा। सेंटर एक जगह है और बहुत सारे सामंत हैं जो अलग अलग जगहों पर अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सामंती स्वरूप था, यानी सामंत बहुत सारा काम करते थे, सामंत के कंट्रोल में बहुत कुछ होता था और बहुत कम चीज़ें मतलब केंद्र द्वारा संभाली जाती थी, इसलिए उसको विकेंद्रीकृत सत्ता कहते हैं। ठीक है, तो विकेंद्रीकृत जब होता है तो सब अपना अपना राजपाट संभालने लगता है। जब केंद्रीकृत, जैसे हमारे देश में क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, स्टेट अगर कुछ भी इधर उधर करेगा तो सेंटर उसको कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो विकेंद्रीकृत सत्ता में क्या होता है कि स्टेट अपने अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकता है। स्टेट के सेंटर के कंट्रोल में बहुत कम चीज़ें होती हैं और यही सामंती प्रवृत्ति जो था, मतलब विकेंद्रीकृत व्यवस्था, सामंती प्रवृत्ति जो था वह विकेंद्रीकृत मतलब बाकी सब जगह कौन संभाल रहा है, तो ये सामंत लोग संभाल रहे होते थे। तो ये जो सामंती प्रवृत्ति होती थी ये आगे चलकर पतन का कारण बनी, क्योंकि सामंत लोग इतने बड़े हो जाते थे एक टाइम के बाद कि वो राजा को मारकर खत्म कर देते थे और अपना साम्राज्य इकट्ठा कर लेते थे। चलिए, तो प्रशासनिक इकाई देखते हैं। सबसे बड़ा कौन था? देश था। ठीक है, प्रशासनिक इकाई में सबसे ऊंचा कौन है? देश है। ठीक, उसका देश के बाद छोटे छोटे, उसके बाद भुक्ति है। जैसे कि हमारे देश है, फिर उसके बाद स्टेट है। ठीक है, भुक्ति है। यहाँ पर क्या है? भुक्ति है। मगध के टाइम में उसको भुक्ति को मुक्ति भी कहा जाता था। ठीक है, भुक्ति मुक्ति। ठीक है, मगध के टाइम में मुक्ति। और इसके भी शासक होंगे कोई तो इसको ऊपरी कहा जाता है। जैसे देश में तो राजा होता था। ठीक है, भुक्ति में कौन होता था? उपरीक होता था। जैसे हमारे देश में कौन है? पीएम है, उसके बाद नीचे सीएम है, या आप चाहें तो राष्ट्रपति और गवर्नर बोल सकते हैं, जो भी आपका मन करे। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल में जो शासन संभाल रहा है उसी का नाम लेंगे, तो पीएम है, फिर स्टेट में सीएम है, तो उसी तरीके से। ठीक है, मान लीजिए ये भुक्ति हो गया। भुक्ति के नीचे विषय है। ठीक है, विषय को जिला स्तर माना जाता है। मान लीजिए इसमें जिला बहुत सारा है, इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए जिला बहुत सारा है, इस तरीके से बनाया गया है, बहुत सारा जिला। और जिला का अधिकारी कौन होता था? जिला को क्या कहते थे? विषय कहते थे, इसलिए वहाँ पर विषयपति होते थे। सबसे छोटा कौन होता था? ग्राम होता था। इसी में मान लीजिए छोटा छोटा ग्राम है। ठीक है, इस तरह से। और ग्राम के प्रधान को क्या कहते थे? ग्रामिक कहते थे। सबसे छोटी इकाई ग्राम, ग्राम से ऊपर विषय, विषय से ऊपर मुक्ति या भुक्ति, भुक्ति बोलते थे यहाँ पर, उसके ऊपर देश। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग।
शहरी प्रशासन किस तरीके था, मतलब ये तो गांव में कैसे चल रहा था ये हम लोग देख लें, लेकिन शहरों में कैसे था। तो नगर श्रेष्ठी था, ठीक है। नगर श्रेष्ठी कौन होता था, या शहर का बैंकर होता था या व्यापारी होता था, ठीक है, यानी पैसे का लेन देन वो सब करता था। सार्थवा कौन होता था, व्यापारिक काफिलों का प्रमुख होता था। बहुत सारे व्यापारिक काफिले हैं, उसका प्रमुख कौन है, उसको कहते हैं सार्थवा, मतलब उन सबको कंट्रोल कौन करेगा, तो सार्थवा करेगा। प्रथम कुलिक कौन होता था, मुख्य शिल्पकार, ठीक है, जो बहुत सारे शिल्पकारों को कंट्रोल करता था, सिखाता था क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बनाना है, उसका प्रथम कुलिक को कहते थे मुख्य शिल्पकार, ठीक है, सॉरी मुख्य शिल्पकार को कहते थे प्रथम कुलिक। लिपिकों का जो प्रधान होता था, मुख्य होता था, ठीक है, उसको प्रथम कायस्थ बोलते थे। शहरों का प्रशासक कौन होता था, शहर का, तो नगरपति होता था, ठीक है। आगे देखिए प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से हैं। पदाधिकारी में कुमार आदित्य, कुमार आदित्य सबसे ऊंचा अधिकारी होता था, और दंड महादंड नायक होता था, जो दंड देने का काम करता था। और ये जो प्रदेश का गवर्नर और मुख्य न्यायाधीश है, इसको आप हटा दीजिए, ये गलती से लिखा गया है। युद्ध एवं शांति का मंत्री कौन होता था, इसको इसका बुक में जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा धुंधला है, इसलिए हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन थोड़ा बहुत इस तरह से महासंधि विनायक, शायद इस तरह से लिखा होता है, संधि महासंधि विनायक, इस तरह से कुछ था, ठीक है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके सही कीजिएगा, ठीक है। तो महासंधि विनायक लिखा होता है। अब संधि से समझ जाइएगा कि युद्ध एवं शांति का मंत्री, मतलब जो कि शांति करवाए, दो लोगों में मीडिएट करे, मीडिएटर बने, तो वो संधि करवाने वाला होता था, ठीक है। तो यहाँ आपको कुमार आदित्य याद रखना है, उच्च अधिकारी, महादंड नायक, दंड देने वाला, और युद्ध और संधि शांति करवाने वाला महासंधि विनायक, ठीक है। चलिए गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो गया, ठीक है, तो पतन होता है कैसे होता है, सब कुछ टूट जाता है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य ये टूट गया 4-5 भागों में जैसे भी, ठीक है। तो टूट गया तो उसमें क्या हुआ, मगध में एक टूट के अलग अलग वंश बन गया, तो मगध में एक अलग वंश बन गया, ठीक है, उसको कहते थे गुप्त वंश। ये गुप्त साम्राज्य से अलग है, देखिए गुप्त वंश जो है वो अलग गुप्त साम्राज्य, मतलब कि उससे अलग है, ठीक है। कन्नौज का मौखरी है, कन्नौज में कौन वंश था, मौखरी वंश। थानेश्वर में पुष्यभूति वंश, और वल्लभी में मैत्रक वंश, ठीक है, वल्लभी में मैत्रक वंश है। अब ये जो हम लोग यहाँ पर पुष्यभूति वंश देख रहे थे थानेश्वर में, ठीक है, यहाँ हम लोग देखें ना थानेश्वर में पुष्यभूति, तो ये सबसे मतलब ज़्यादा बड़ा बन पाया, तो इसलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी सब इतना बड़ा नहीं था, ठीक है, जैसे यहाँ पर मगध के गुप्त, कन्नौज के मौखरी, वल्लभी के मैत्रक, ये सब इतने बड़े नहीं बन पाए, इसलिए उनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश था वो ज़्यादा बड़ा बन पाया, इसलिए उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो राजधानी थानेश्वर थी। प्रथम महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन था, मतलब उसने स्थापना किया था। हर्ष ने गद्दी संभाली 606 ईस्वी में, देखिए हर्षवर्धन का नाम आया है 606 से 647 तक, ठीक है, जब स्थिति संकटापूर्ण थी। संकटापूर्ण स्थिति क्यों थी, मान लीजिए यहाँ पर वह उनका राजपाट है, यहाँ बंगाल है, बंगाल का शशांक नाम का एक शासक था, वह इससे लड़ाई करने के लिए गया था, किससे, प्रभाकर वर्धन से, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन को उसने मार दिया था, और मार दिया था इसलिए उसको फिर हर्षवर्धन जो उसका भाई था उसको वहाँ पर गद्दी संभालना पड़ा। उसने पहले तो ये शशांक को मारा, गद्दी संभालते ही इसको खत्म किया। उसके बाद साम्राज्य विस्तार किया पंजाब से बंगाल तक, कामरूप यानी असम कश्मीर में भी अधीनता स्वीकार कर गई। कामरूप किधर है, इधर, कश्मीर ऊपर, ठीक है, तो उधर सब जगह वह अपना साम्राज्य विस्तार किया। दक्षिण में भी वह विस्तार करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसको हरा दिया। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, पुष्यभूति वंश है, उसके नीचे जस्ट चालुक्य वंश था, ठीक है। चालुक्य वंश का एक राजा था पुलकेशिन द्वितीय। जैसे ही वो नीचे बढ़ने की कोशिश, यहाँ नर्मदा नदी है, ठीक है, या नर्मदा नदी की तरफ जैसे ही वो बढ़ने की कोशिश कर रहा था, या पुलकेशिन द्वितीय गया और बोला कि तुम नर्मदा नदी से ऊपर रहो, ठीक है, यहाँ आने का जरूरत नहीं है, उसको मारकर यहाँ पर खत्म कर दिया, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। तो इसने यह जो चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय था वह नर्मदा नदी से उसको ऊपर ही रखा, नीचे आने नहीं दिया, ठीक है। तो दक्षिण में वह विस्तार नहीं कर पाया, ऊपर ही केवल विस्तार कर पाया। चलिए हर्षवर्धन का और देखते हैं कि धर्म और संस्कृति की स्थिति। झुकाव जो था उसका बौद्ध धर्म की ओर था, पर वह अन्य धर्मों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखता था। बौद्ध विहार, स्तूप और अस्पतालों का निर्माण करवाया। कन्नौज में पांचवी बौद्ध संगति जो है वह 643 ईस्वी में आयोजन करवाया था। तो यह किसने करवाया था, हर्षवर्धन ने करवाया था। 4 के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े, मतलब इस बुक में तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगर आप लूसेंट या कोई और बुक भी हिस्ट्री का पढ़े हैं तो उसमें देखे होंगे कि 4 बौद्ध संगति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल उन चारों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ 5वीं बौद्ध संगति है, 5वीं बौद्ध संगति कन्नौज में हुई है, और यह हर्षवर्धन के काल में हुआ है 643 ईस्वी में, ठीक है। इसमें हजारों, मतलब 20 राजा आए थे, हजारों विद्वान और यात्री भी आए थे बहुत सारे। इसके प्रमुख जो मुख्य अतिथि होते हैं ये कौन थे, वेनसांग थे, ठीक है। तो वेनसांग कब आया था, हर्षवर्धन के टाइम में। फाहियान कब आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में फाहियान आया था, और हर्षवर्धन के टाइम में वेनसांग आए थे। ये दोनों चीनी यात्री हैं, मतलब चीन से आए थे, इसलिए आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, अब ये सब जो जानकारी हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, तो यह कहाँ से, यह स्रोत क्या है इस जानकारी का। तो हर्षचरित, बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के राजकवि थे,
उसके द्वारा रचित हर्षचरित, ठीक है, उससे पता चलता है। मधुबन, बांसखेड़ा और संजान ताम्रपत्र, ये सब चीज़ों से मिला है, ठीक है। ह्वेनसांग का फिर यात्रा वृत्तांत है, तो उसके बारे में भी मिला है, उससे भी कुछ कुछ जानकारी मिला है। हर्ष को ह्वेनसांग के बौद्ध धर्म का महान उपासक कहा है। ह्वेनसांग ने क्या कहा है हर्षवर्धन को, कि वह हर्षवर्धन जो है वह बौद्ध धर्म का महान उपासक कहा गया है। लेकिन हर्ष शिव और सूर्य का भी भक्त है, यानी केवल बुद्ध भगवान की पूजा नहीं करता था, वह शिव और सूर्य की भी उपासना करता था। उनकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में पुनः अराजकता फैल गई, मतलब कोई उससे बड़ा कंट्रोल करने वाला उत्तर भारत को कोई था नहीं। तो जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो सब कुछ बिखर गया और उत्तर भारत में पुनः अराजकता फैल गई। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग दक्षिण भारत के बारे में। उत्तर भारत का तो कहानी खत्म हो गया, अब हम लोग दक्षिण भारत में आते हैं। दक्षिण भारत में एक पल्लव है और दूसरा चालुक्य, ठीक है। तो पल्लव के चालुक्य के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ हर्षवर्धन है, मतलब पुष्यभूति वंश, और यहाँ नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के नीचे लगभग थोड़ा नीचे चालुक्य है, ठीक है। तो चालुक्य जो है वही पुलकेशिन द्वितीय था, जो हर्षवर्धन को मार दिया था कि तुम नीचे नहीं आएगा, ठीक है, तो मार के खत्म कर दिया था। तो इसके बारे में ही हम लोग आज देखेंगे। राजनीतिक पृष्ठभूमि थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, गुप्त साम्राज्य जब टूटा था, ठीक है, एकदम शुरू वाला, ठीक है, गुप्त के बाद ही पुष्यभूति वंश आया था, और पुष्यभूति वंश भी अभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 200 वर्षों तक उत्तर भारत में केवल हर्षवर्धन का ही प्रमुख शासक रहा, ठीक है। यानी गुप्त वंश जब खत्म हुआ तो उसके बाद उत्तर भारत को कंट्रोल कौन कर रहा था, यह हर्षवर्धन कर रहा था, ठीक है। इसी समय दक्षिण भारत में, जब हर्षवर्धन का टाइम चल रहा था, उसी टाइम दक्षिण भारत में राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना हुआ था। इस समय दो प्रमुख शक्तियां थी, पहला चालुक्य, बातापी के चालुक्य, ठीक है। बातापी के चालुक्य मतलब चालुक्य जो है उसका कैपिटल कहाँ था, बातापी था, ठीक है, बातापी या उसको बादामी भी बोलते हैं। और कांचीपुरम यानी तमिलनाडु के पल्लव, यानी कि उनका कैपिटल, पल्लवों का कैपिटल था कांचीपुरम, ठीक है। तो इस तरीके से उनका नाम रखा गया है। हम लोग फिलहाल बातापी के चालुक्य के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख शासक कौन थे, पुलकेशिन प्रथम था, ठीक है। इस वंश का संस्थापक था पुलकेशिन द्वितीय, 610 से लेकर 642 तक सबसे महान शासक था, और इस वंश का सबसे महान शासक था। इसी ने ये जो हर्षवर्धन का, यहाँ नर्मदा नदी, यहाँ हर्षवर्धन का अपना पुष्यभूति वंश है, हर्षवर्धन को इसी ने मारकर खत्म कर दिया था, पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, कि तुम नीचे नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद वातापी के चालुक्य उपलब्धियां क्या क्या है, तो प्रारंभिक आंतरिक समस्याओं को हल किया, जितना भी उसके अंदर का अपने घर का समस्या था उसको खत्म किया। दक्षिण भारत के गुत्तब, कदम्ब, गंग और कोंकण के मौर्यों को पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार करवाई, मतलब अपने आसपास का जितना भी एरिया था उसको मारकर, और उसके मतलब कि उसको हराया और अधीनता स्वीकार करवाई। यही तो काम होता है सब राजा का। तो यहाँ पर बस आपको जगह का नाम याद रखा है, गुत्तब और कदम्ब, गंग, कोंकण, ठीक है, ये सब एरिया है। इसको याद रखना कि वातापी के चालुक्य ने इन लोगों को हराकर और अपने में मिलवा लिया था। पूरी मालवा, गुजरात तक भी विजय प्राप्त कर लिया था, हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त किया। हर्ष दक्षिण साम्राज्य का विस्तार करना चाहता, मतलब दक्षिण की तरफ हर्षवर्धन आना चाहता था। पुलकेशिन द्वितीय जो है वह उनको पराजित कर दिया, हर्षवर्धन को, और उस समय एक वह उपाधि धारण किया था, उसका नाम था उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण किया था, ठीक है। तो यह जरूर याद रखना है, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसने धारण किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। किसको हराकर, हर्षवर्धन को हराकर। चलिए आगे देखते हैं, वातापी के चालुक्यों की और कहानी देखते हैं। बाद में पल्लवों से संघर्ष हुआ। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा डायग्राम याद रखिए, ये इस तरीके से है। यहाँ मान लीजिए नर्मदा नदी है, यहाँ पर हर्षवर्धन का यानी पुष्यभूति वंश है, यहाँ पर चालुक्य है, और यहाँ पर पल्लव है, ठीक है। अगर आप चौल, चेर इस सब के बारे में पढ़ें तो यहाँ पर चौल हैं, पांड हैं, चेर हैं, इसी आसपास हैं सब, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है, यह कहानी आपको बहुत ध्यान से समझना है। पहले तो यह हर्षवर्धन जो था वो नीचे आना चाहता था, तो यहाँ पुलकेशिन द्वितीय जो है इसको मारकर खत्म कर दिया कि तुम नीचे नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यही व्यक्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय इस पर भी वार करता है। तो इस पर वार करता है तो एक बार तो वह जीत जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद दूसरी बार मतलब कि यह हार जाता है, ठीक है। ये जीत जाता है, ये यहाँ पर भी जीत गया, ये यहाँ पर भी जीत गया पहली बार में। फिर से एक बार देख लीजिए, पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा दिया, ये खत्म, कहानी इसका खत्म हो गया। यही व्यक्ति पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पर आता है और यहाँ के राजा को मारता है, ठीक है। एक बार मारा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में वह जीत जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरी बार जब इसका बेटा आता है, ठीक है, वह फिर से इसको जाता है मारने के लिए और इसको मारकर खत्म कर देता है। तो यहाँ पर ये पल्लव राज है, ये चालुक्य है, ये पल्लव है, ठीक है। यहाँ पर पुष्यभूति है। चलिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय लिखा नहीं है, मतलब पुलकेशिन को पराजित कर वातापी यानी वातामी पर अधिकार कर लिया। तो हम लोग यहाँ देखे थे, यहाँ हर्षवर्धन, यहाँ चालुक्य, यहाँ पर पल्लव। तो इसने इसको हराया, खत्म कर दिया। इसने यह आया और एक बार इसको हराने की कोशिश किया तो यह जीत गया। दूसरी बार में यह नरसिंह वर्मन प्रथम जो था वह यहाँ पर गया और इसको भी मारकर खत्म कर दिया, ठीक है। और खुद क्या उपाधि धारण कर लिया, वातापी। यहाँ पर देखिए, पराजित कर वातापी पर यानी इस पर अपना अधिकार जता लिया, ठीक है, अधिकार कर लिया। इस पर वह अधिकार कर लिया था, अधिकार नहीं किया था, बस इसको हरा दिया था, बोला कि तुम बस नीचे मत आना, ठीक है।
युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई। एक दो बार इस स्टोरी को फिर से समझेंगे कौन किसको मारा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं वातापी के चालुक्य, इसका स्रोत कहाँ से मिलता है, ठीक है, कि यह सब जानकारी। तो पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष विजय का जो वर्णन है वह उसके दरबारी कवि है पुलकेशिन द्वितीय का रवि कीर्ति, ठीक है। रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख लिखा है, एहोल अभिलेख से मिलता है, ठीक है। यह यहाँ हर्षवर्धन का समय है, यह चालुक्य है, यह पुलकेशिन है। इसको जो वह हराया है, ठीक है, यह कहाँ लिखा हुआ है, तो यह लिखा हुआ है, यह पुलकेशिन द्वितीय का एक दरबारी कवि है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने अपने एक एहोल अभिलेख है उसमें लिखा है, ठीक है। यहीं इसी स्रोत से हम लोग यह कहानी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखिए, अब हम लोग पल्लव के बारे में पढ़ते हैं। पल्लव कौन थे, यहाँ पर पिक्चर देखिए, ये वाले पल्लव, ठीक है, ये पल्लव है। तो पल्लव की राजधानी देखिए कांचीपुरम है, तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र में, तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र में, मतलब पूरा तमिलनाडु है इसके उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। 6वीं से 9वीं सदी तक रहता है। चालुक्य के आसपास जो है पांड्य है, चौल है, ठीक है। यहाँ पर चौल है, यहाँ नीचे पांड्य है, ठीक है। सॉरी, यहाँ चौल है, यहाँ पांड्य, तो यहाँ पर चेर है। तो ये चेर्स के साथ तो उनका लड़ाई झगड़ा नहीं था, ये चौलों के साथ था, ठीक है। चौल के साथ रहता था और यहाँ पर चालुक्य के साथ रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग पल्लव के प्रमुख शासक देख लेते हैं। तो इस डायग्राम को हमेशा याद रखिए, यहाँ हर्षवर्धन, यहाँ यहाँ चालुक्य है, यहाँ वातापी है, यहाँ पर चौल है, यहाँ पांड्य है, ठीक है। तो ये जो यहाँ के अभी हम लोग बात करें, ये पल्लव है, ठीक है। तो पल्लव में सबसे पहला जो प्रमुख शासक है वह महेंद्र वर्मन, यही संस्थापक था, ठीक है ना। प्रमुख शासक है पुलकेशिन द्वितीय, या पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होता है। तो हम आपको बताया था ना कि ये इससे पराजित हो जाता है, ठीक है। पहली बार में जब यहाँ पर लड़ने आता है पुलकेशिन द्वितीय, तो यहाँ के राजा को मार देता है, ठीक है। फिर इस राजा, या जो मरा हुआ राजा है, इसका एक बेटा होता है, ठीक है, नरसिंह वर्मन, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो नरसिंह वर्मन प्रथम आता है, ठीक है। महेंद्र वर्मन का बेटा है नरसिंह वर्मन। तो महेंद्र वर्मन को तो पुलकेशिन द्वितीय ने मारकर हरा दिया था। फिर यहाँ पुलकेशिन द्वितीय जो नरसिंह वर्मन जो आता है, इसका बेटा, यह इसके पास जाता है और इसको मारकर हरा देता है, ठीक है। महेंद्र वर्मन का पुत्र है नरसिंह वर्मन, महान योद्धा है, पुलकेशिन द्वितीय को मारकर हरा देता है और वातापी कोंड की उपाधि धारण कर लेता है, ठीक है। यानी कि नरसिंह वर्मन इसके पास जाता है लड़ने के लिए, इसको हराता है और इस यहाँ पर यह वातापी को अपने अधिकार में ले लेता है और वातापी कोंड की उपाधि धारण कर लेता है। पुलकेशिन द्वितीय भी क्या था कि जब वो हर्षवर्धन को हराया था तो उसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। आगे देखिए, पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या है। वास्तुकला में देखते हैं तो पल्लवों ने काष्ठ एवं गुफा कला से आगे बढ़कर, पहले तो काष्ठ यानी लकड़ी का और गुफा कला होता था, ठीक है, उससे आगे बढ़कर उसने मंदिर वास्तुकला को नई पहचान दी, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, पल्लवों ने ही दिया था। पल्लव कौन, ये वाले, ठीक है, ये पल्लव है। तो पल्लवों ने दिया था। द्रविड़ शैली का विकास वहीं से हुआ है। आयताकार आधार होता था, आधार जो होता था, अब हम लोग मंदिर कैसे बनता था द्रविड़ शैली में वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक आधार होता था आयताकार, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा गंदा बन गया, इस तरीके से, ठीक है, आधार होता था, ठीक है, आयताकार। गर्भगृह के ऊपर शिखर जिसमें अनेक खंड बने होते थे। तो यह गर्भगृह है, ठीक है। गर्भगृह क्या होता है, जहाँ पर भगवान को रखा जाता है, ठीक है। यहाँ भगवान की शिवलिंग है, कुछ भी है, ठीक है। इसके ऊपर बनाया जाता था शिखर, ठीक है, इसके ऊपर शिखर बनाया जाता था इस तरीके से, ठीक है। शिखर कैसे होता था, छोटे से, मतलब अगले पेज में हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रत्येक खंड के नीचे देखिए इस तरीके से, पहले यहाँ आयताकार बनाया गया आधार, इसके ऊपर गर्भगृह बनाया गया, गर्भगृह के ऊपर इस तरीके से बनाया गया एक स्तूप, ठीक है। शीर्ष पर गुंबदनुमा स्तूपिकाएं थे, ठीक है, ये स्तूप बनाया जाता था इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। उसके ऊपर शीर्ष बनता था, ठीक है, यहाँ शीर्ष बना। शीर्ष कैसे बनता था, छोटे से लेकर बड़ा तक, सॉरी बड़े से लेकर छोटा सा, देखिए प्रत्येक खंड नीचे वाले खंड से छोटा होता था, इस तरीके से, ऊपर ऊपर ऊपर, इस तरीके से, नीचे बड़ा ऊपर ऊपर छोटा जाता है। इसी तरह से मंदिर देखते हैं ना हम लोग, ठीक है। आगे आगे चलकर गोपुरम प्रवेश द्वार होता था, ठीक है। यहाँ पर स्तंभ युक्त मंडप भी होता था, यहाँ पर एक मंडप टाइप का भी बनाया जाता था जहाँ पर लोग बैठे होते थे, सभा जैसा बना होता था, आगे गलियारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे को गोपुरम कहते हैं। इसी में क्या है, यहाँ पर सभा युक्त एक मंडप बनाया गया है जहाँ पर लोग बैठते हैं, पूजा वूजा करते हैं, ठीक है। यहाँ गलियारा है जहाँ पर थोड़ा चप्पल उप्पल उतारने का जगह होता है, ठीक है। तो वो सब दिखाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियां। मंदिर निर्माण की 4 शैलियां थी उनके पास। तो मंदिर निर्माण की 4 शैलियां, रथ शैली है, ठीक है, महाबलीपुरम में रथ जैसा मंदिर है। उसके बाद तटीय मंदिर है, ठीक है, महाबलीपुरम में है शोर टेम्पल। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में, और अन्य गुफा मंदिर जो है वह महाबलीपुरम में है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। रथ शैली तो महाबलीपुरम में, तटीय मंदिर महाबलीपुरम में, कैलाश मंदिर कांचीपुरम में, कैलाश आपको याद रखना कैलाश मंदिर कहाँ है, तो कांचीपुरम में। रथ शैली का मंदिर कहाँ है, तो महाबलीपुरम में। तटीय मंदिर महाबलीपुरम में, और भी गुफा मंदिर जो है वो सब महाबलीपुरम में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियां में भाषा एवं संस्कृत। तो भाषा एवं साहित्य, ठीक है। तो संस्कृत और तमिल को संरक्षण दिया गया था। महेंद्र वर्मन जो थे
पल्लव वंश के संस्थापक। तो वह एक स्वयं एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे। धर्म, वैष्णव संत और शैव संतों को दोनों को संरक्षण दिया हुआ था उन लोगों ने। स्थानीय स्वशासन देखते हैं। स्थानीय स्वशासन कैसा था उस समय में? उर जो होता था सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता था, मतलब मुख्यतः भूमि स्वामी होता था, मतलब बहुत बड़े भूमि का स्वामी होता था, ठीक है, उसको उर बोलते थे। सभा होती थी वहाँ पर, ठीक है, सभा है, उसमें कई उप समितियाँ बटी हुई थी, यानी कि एक सभा होता था जिसमें बहुत सारी उप समिति है। और ये उप समिति किस किस के लिए होता था? इनके बहुत सारे कार्य होते थे। जैसे एक उप समिति जो है वो सिंचाई का साधन देखेगा, दूसरा कृषि का कार्य देखेगा, तीसरा सड़क निर्माण कार्य देखेगा, चौथा स्थानीय मंदिरों की देखभाल करेगा, विद्यालय और बाजार देखेगा, ठीक है। उसके बाद होता था नगरम। नगरम क्या होता था? व्यापारियों का संगठन जिस पर बड़े भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण होता था, ठीक है। तो नगरम किसको कहते थे? व्यापारियों का एक संगठन होता था, ठीक है। चलिए आगे की स्थिति देखते हैं। तो 9वीं सदी के बाद दक्षिण भारत में चोलों ने पल्लवों को परास्त कर दिया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे, पहला था हर्षवर्धन का, फिर यहाँ पर चालुक्य, यहाँ नर्मदा नदी, और यहाँ पर पल्लव, थोड़ा सा पल्लव को यहाँ कर देते, यहाँ पर बना देते चौल, ठीक है, यहाँ पर चौल है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चौल क्या करते हैं? इसको हरा देते हैं, ठीक है, इसको मारकर खत्म कर देते हैं। इन दोनों का लड़ाई तो होते रहता था, जो भी आस पड़ोस में रहेगा उसके साथ लड़ाई, इसका इसके साथ होता था, इसका इसके साथ और इसके साथ। तो इसको तो उसने हरा दिया था, ठीक है, खत्म कर दिया था, मतलब हरा दिया था बस, ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह से जीत लिया था, ठीक है, वहाँ अपना राजपाट उन लोगों का चल ही रहा था। तो इस चौल जो थे, ये चौल जो थे उसको हरा कर, ठीक है, और अपने में मिला लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिण भारत में चौलों ने पल्लवों को परास्त कर दिया, इसको परास्त कर दिया, अपने में मिला लिया, खत्म कहानी। दक्षिणापथ कर्नाटक में चालुक्यों के स्थान पर, यहाँ चालुक्य, चालुक्यों के स्थान पर राष्ट्रकूटों ने ले लिया, यहाँ राष्ट्रकूट आ गए। राष्ट्रकूट कौन थे? पहले तो सामंत थे, ठीक है, वही सामंत बहुत बड़े बनते गए, बहुत अमीर बन गए, बहुत सारा जमीन इकट्ठा करके, और उसके बाद वहाँ जो चालुक्य थे उनको हरा दिया और खुद अपना स्थापना कर लिया। काष्ठ कला क्या होता है? तो काष्ठ कला मंदिरों में लकड़ी का प्रमुख प्रयोग, यानी कि दीवार बीम, मतलब मंदिर में लकड़ियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था दीवार बनाने के लिए, बीम छत सब कुछ बनाने के लिए। द्रविड़ शैली, कृष्णा नदी के दक्षिण में जितने भी प्रचलित मंदिर हैं सब द्रविड़ शैली का बना हुआ है। कृष्णा नदी है उसके नीचे दक्षिण में जितना भी मंदिर बना हुआ है सब द्रविड़ शैली से, ठीक है। चलिए नालंदा महाविहार की कहानी देखते हैं। तो नालंदा महाविहार की स्थापना दक्षिण बिहार के राजगिरी यानी राजगीर के पास है, ठीक है, दक्षिण बिहार की बात कर रहा हूँ, दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण बिहार के राजगिरी में है, यह तो आप लोग जानते होंगे। आज इसके अवशेष आज भी नालंदा, बड़गांव, बेगमपुर आदि गांव में बिखरे हुए हैं, ठीक है, उन सब जगहों पर भी यह सब जो राजगिरी है उसके मतलब जहाँ नालंदा महाविहार है उसके आसपास ही का एरिया है, इसलिए वहाँ पर अवशेष दिखते हैं, ठीक है। नालंदा, बड़गांव, बेगमपुरी, ठीक है, यह सब एरिया याद रखिएगा। प्राचीन काल में सबसे प्रसिद्ध उच्च शिक्षा संस्थाओं में से एक था। जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलता है? तो ह्वेनसांग आए थे, ठीक है, इत्सिंग आया था, इत्सिंग का विवरण भी है, लगभग 10 साल उसने यहाँ पर व्यतीत किया है। पुरातात्विक अवशेष हैं, आज भी कुछ कुछ अवशेष वहाँ पर मिलते हैं नालंदा महाविहार के। आर्थिक आधार क्या था, मतलब कि नालंदा महाविहार चल कैसे रहा था, ये इतना बड़ा विश्वविद्यालय चल कैसे रहा था? तो अनुदान में मिले लगभग 200 गांव थे, मतलब 200 गांव उन लोगों को दे दिया गया था कि यहाँ से जो भी कर वर इकट्ठा होगा आप ही रखिएगा, ठीक है। वह नालंदा के आसपास का एरिया था, वहाँ के गांव जो थे उनको दे दिया गया था कि इस गांव से जो भी आपको कर मिलेगा वह आप अपने काम में कीजिएगा। और कुछ राजकीय अनुदान थे, मतलब राज्य भी कुछ कुछ अनुदान देते थे, विदेशी सहायता भी था, ठीक है, विदेशों से बहुत सारा सहायता मिलता था। प्रवेश प्रणाली देखते हैं, मतलब वहाँ पर उस विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया था। प्रवेश लेना अत्यंत कठिन था, देश विदेश से विद्यार्थी आते थे पहले तो, ठीक है, और प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत छात्रों से अनेक विशेषज्ञ विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे, मतलब कि आप अगर यहाँ पढ़ने आए हैं तो कुछ कुछ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। परीक्षा में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि आचरण चरित्र का भी परीक्षण होता था, मतलब एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम होता था, और ना केवल उनसे केवल उनके किताबी ज्ञान के बारे में बल्कि आचरण के बारे में भी प्रशिक्षण होता था, ठीक है, परिशिक्षण नहीं परीक्षण होता था, मतलब देखते थे कि कैसा है वह आचरण में। विश्वविद्यालय और छात्रावास दोनों का जीवन नियमित और व्यवस्थित था, ठीक है, अगर हम दिनचर्या की बात करें तो वहाँ विश्वविद्यालय का भी और छात्रावास मतलब वहाँ हॉस्टल भी था, तो दोनों का जो नियम कानून था बहुत व्यवस्थित तरीके से था। ह्वेनसांग के समय जब ह्वेनसांग यहाँ पढ़ने के लिए आए थे तब कौन था यहाँ का अध्यक्ष? तो आचार्य सीलभद्र थे, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। सुबह से शाम तक शिक्षण कार्य चलता रहता था, संगोष्ठी प्रणाली प्रचलित थी, विद्यार्थी शिक्षकों से प्रश्न पूछते और विचार विमर्श करते थे। शिक्षा प्रणाली और विषय पर देखते हैं तो विशेष बल दिया जाता था विभिन्न पंथों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, विशेषकर अथर्ववेद, ठीक है, सांख्य दर्शन, संस्कृत व्याकरण, महायान बौद्ध धर्म, और शिक्षा पूर्ण होने पर उपाधि यानी डिग्री दी जाती थी। तो यह सब याद रखिएगा कि वहाँ पढ़ाई किस किस चीज़ का होता था। तो विभिन्न पंथों का अध्ययन होता था, वेद विशेषकर अथर्ववेद, सांख्य दर्शन, संस्कृत व्याकरण, महायान बौद्ध धर्म, ठीक है। पुस्तकालय कहाँ है? तो एक समृद्ध लाइब्रेरी धर्मगंज थी, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारा पुस्तक रखा गया था, बहुमंजिली इमारत थी,
इसमें दुर्लभ ग्रंथों और पांडुलिपियों का विशाल संग्रह था। ठीक है, पांडुलिपि भी रखा गया था और दुर्लभ ग्रंथ भी रखा गया था। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।